आप जो है आप लोग माला लेके जाए और स्वागत करते जाए। सभी लोग नाम लेना बहुत बड़ी बात है, इसलिए जिसकी भी इच्छा हो वो माल्यार्पण कर सकता है। सांसद जी का जिसका करना चाहे कर सकता है माल्यार्पण। इधर बहनी, अरे मोहम्मदी जी बहनी, हाँ साथियों बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ये बढ़िया रंग भूम सजी हुई है, जैसे फरवाई लीला मीला होती है उसी प्रकार के समय वो आनंद आ रहा है यहाँ का सभा का कि हमारे सांसद जी के आने से यहाँ पर कहते हैं आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल तो फूल रहे कांटों में भी आए खुशबू। तो हमारे ऐसे सांसद जी, ऐसे विधायक जी और ऐसे हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी पदाधिकारी, हमारे पीड़ित परिवार के आदमी, हमारे दलित पिछड़े शोषित आदमी, सभी लोग जो चाहे माल्यार्पण कर सकता है सांसद जी का। प्रिय पटेल जी का स्वागत, पटेल जी स्वागत में आपके देखिए महेंद्र यादव जी सांसद जी का स्वागत करने जा रहे हैं। शिवदास नेताजी बीजेपी से आए थे, उनसे निवेदन है कि सांसद जी का स्वागत कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। राम और प्रधान जी और राजा जी हैं और हमारे पीछे बैठे हुए प्रधानगण, पीछे बैठे हमारे प्रधानगण हैं, देवपुरा से संजय दयाल जी है, पूर्व प्रधान काफी लोग हैं, बीडीसी है, क्षेत्र के सदस्य है, देवसार जी भैया है, जो भी और देवदार भैया से अनुरोध है कि जगह पर आ जाए। आपको सुनो जाओ माला पहना के आओ, उधर से आओ, जाओ माला पहना के। हाँ यार अगले का माला ना मिलना हो रहा है ना, आप भी आइए लो, इनको जो पहनाना हो यार, जिसको कह दो माला ही चलता रहे। अब देव प्रसाद भैया प्रधान जी का स्वागत विजय पटेल हमारे जिला सचिव करने जा रहे हैं। सब लोगों से अनुरोध है कि स्वागत समारोह में एक बार जोरदार तालियां हो जाए ताकि हमारी महफिल तालियां गूंज से गड़गड़ाहट से भर जाए।
माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये ले लो अजय भाई इधर। अरे ठीक है बस और कोई राजे ले भाई प्रधान जी सेक्रेटरी और एक आज प्रधान होते हैं दिखाई दे रहे। अब देखिए सुबह से हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे उनको आने के बहुत प्रज्वल है। अब समझ नहीं आए हमारे सांसद जी, इसके लिए उन्हें पार्टी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। हम चाहेंगे पार्टी जी से कि अपने शब्दों से सभा को संबोधित करें आदरणीय माननीय राजा राम पाल जी। ये वाला दे दीजिए राजा रामपाल अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मिश्र दौलतपुर की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में इस पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राजू वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा से विधायक रहे, मंत्री रहे, बहुत वरिष्ठ समाजवादी कांग्रेसी नेता आदरणीय एमजी कमल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बहन मीरा संकुमार जी जो पतारा से 3 बार जिला प्रमुख रहे, इस कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा घाटमपुर में समाजवादी पार्टी को ताकत दे रहे आदरणीय अनिल राष्ट्रीय सोनकर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता युवा जुझारू साथी भाई सैलू सोनकर जी, पतारा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे छोटे भाई राजकुमार कुशवाहा जी, घाटमपुर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रशांत वाजपेयी जी, मीना संखवान जी, जिले के सचिव भाई विजय पटेल जी, शिवकरण बाबा निषाद जी, मुखिया जी, अजय संखवार जी और शानदार और जानदार हर मीटिंग का संचालन करने वाले विधानसभा घाटमपुर के जुझारू महासचिव आदरणीय अमर सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने कार्यक्रम को सफल करने में बड़ा योगदान किया है, भाई राम नरेश चेला जोनल प्रभारी, जावेद यादव सेक्टर प्रभारी, राम नरेश पाल, शिवदास कुशवाहा जी, जगदीश निषाद जी, बाल गोविंद प्रधान जी, पूर्व प्रधान महेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व प्रधान भाई देव प्रसाद यादव जी, राम बाबू यादव जी, डॉक्टर शकील अहमद सेक्टर प्रभारी, नाना और राजा सिंह जी, चंदपाल चौहान जी, जगत सिंह पूर्व प्रधान, शिव प्रसाद पूर्व संचालक विक्रय केंद्र, कल्लू परमार जी, क्षमता बंश पटवा, संदीप जी, प्रहलाद सिंह जी, अमर सिंह जी, प्रकाश पाल जी और बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, लंबे समय तक इंतजार किया, राम पूजन चौरसिया जी, उन सभी साथियों को, अजीत राजपूत जी, उन तमाम साथियों को मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस कार्यक्रम में देर से पहुंचने के लिए आयोजक हमारी युवा नेत्री 3 बार की जिला पंचायत सदस्य शेख तरान नेता
आदरणीय सोमवती और उनकी पूरी टीम से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये देरी किसी और कारण से नहीं कि हम मस्ती उड़ा। मुश्किल ये है कि एक ही दिन में विधानसभा, महाराजपुर, बिठूर सब जगह कार्यक्रम लग जाते हैं। तो 3 कार्यक्रम थे महाराजपुर विधानसभा में, एक को अटेंड करके आया हूँ, 1.5 घंटा तो वहां से भागकर आने में लग गया। इसलिए साथी हमारे क्षमा करेंगे, आयोजक बहन जी क्षमा करेंगी। देखिए, पीटीए के बारे में बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने कही होंगी, लेकिन पीटीए को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? पीटीए के पीछे कारण है बनाने का। हम लोग बारी बारी से सबकी पिटाई, सबकी धुलाई हो रही है। हम कभी सुना करते थे, कौन वो नारा है, नाला है अपने जो पावर प्लांट जहाँ बनाया, वो कौन नाला था, जवाहर नाले नौपथिक नचावे 3 चोर वाला। अरे भैया, वैसी पिटाई हो रही है, लेकिन वो पिटाई अखबार में आ नहीं रही, टीवी में आ नहीं रही। बड़ी से बड़ी दुर्घटना जो कुंभ में हजारों लोग मरे हैं, लेकिन सरकार आज तक उनकी संख्या 30 के ऊपर नहीं बता पाई। वो 30 भी आ गया है मौके से, नहीं वो कहते एक तो नहीं मरे, अभी 20 तो आधे मर गए दिल्ली में। तो मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में कोई सवाल करते हैं तो सवाल भी नहीं आता मीडिया में, जवाब तो आते नहीं, सवाल तक नहीं आता कि क्या उठाया। जिस दिन से आदरणीय मोदी जी आए, उन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें बोलने की आजादी है, जो एक कार्यक्रम लगा जिसमें हम बोल रहे हैं, इसकी आजादी है। लेकिन सबसे पहले इस आजादी पर बड़े आदमी का शिकार करके बाकी को डराने का काम किया गया। तुम्हें पता नहीं है किसको शिकार बनाया गया। राहुल गांधी ने कर्नाटका में मोदी जी की आलोचना की कि मोदी नाम के लोग और इनके सब गुजराती लोग पूरे देश का पैसा लेके विदेश भागते। ये बात वहां कही, कहाँ कही? कर्नाटका में। अब मुकदमा कहाँ लिखा गया? गुजरात में। वही ट्रायल हुआ और 2 साल की सजा करके राहुल गांधी को पार्लियामेंट में 24 घंटे से बाहर करने का काम करना। ये राहुल गांधी को तो अकेले निकाला गया, बाकी नेताओं को कह दिया कि इससे बड़ा ताकतवर कोई नेता नहीं है, जो इनका हाल हुआ तुम्हारा इससे ज्यादा खराब होगा। सब लोग डरे हुए हैं। मीडिया में बात आ रही है, वो 3 साल लगे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को सजा मिले, तब सुप्रीम कोर्ट ने वर्जन दिया कि विपक्ष का आलोचना करने का अधिकार है, किसी की टिप्पणी कोई अपराध, लेकिन सजा तो मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी घटना अखबार में नहीं आ रही, मीडिया में नहीं आ रही, मोदी मीडिया है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई देश के हालात ठीक नहीं है, अगर पीटीए के लोग बटे रहे तो निश्चित तौर पे कटेंगे। तो इसलिए भी पीटीए गांव में, ब्लॉक में, तहसील में बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हमला किस पर हुआ आप समझ लो। आदरणीय मोदी जी के बैठने के बाद सबसे पहला हमला जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, शिक्षा पे बड़ा हमला होना। लेकिन आपको पता नहीं, कहा तो प्राइमरी स्कूल तो चल रहे, बच्चा है ही नहीं।
तो पहला हमला क्वालिटी एजुकेशन पे हुआ, और क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्ता की शिक्षा कहाँ है? आज भी पूरे देश और पूरी दुनिया में अगर क्वालिटी एजुकेशन कहीं है तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। सेंट मैरी, सेंट थॉमस, समझे, उनमें क्वालिटी एजुकेशन है। सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ, लेकिन हम सब बेखबर हैं, अखबार में आ नहीं रहा। तो कैसे हमला हुआ? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पत्थर चलाए गए, चर्चों में पत्थर चलाए गए, पादरियों को थाने में बिठाकर इस उसमें बंद किया गया कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम हो कि हिंदू जिनकी बात करते हो ये तो खाली है ही है। पूरी दुनिया में अगर एक नंबर की कोई आबादी है तो क्रिश्चियन है। और है क्रिश्चियन है। जब पत्थर यहाँ चलने लगे तो पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी शासकों ने कहा, आदरणीय मोदी जी, अगर भारत के चर्चों और स्कूलों में पत्थर चलना बंद न हुए तो तुम्हारा विदेश आना निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। जब ये पूरी दुनिया से धमकी मिली तब भारत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों चर्चों में पत्थर बंद हुए, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं आया। अब जब क्रिश्चियन पे हमला हो रहा था तो किसी हिंदू को पता नहीं होगा तो खबर देना नहीं, क्रिश्चियन का हो रहा। तब मुसलमान भी चुप थे, वो नहीं कह रहे थे हम भी मान्यता, वो भी मान्यता। तब सिख भी नहीं चुप थे, वो नहीं कह रहे थे ये भी मान्यता, हम भी ना मान्यता। तो दूसरा हमला हुआ जब दूसरे नंबर की पूरी दुनिया में आबादी किसकी है पता है? दूसरे नंबर की आबादी पूरी दुनिया में अगर किसी की है तो मुसलमान भाइयों की आबादी। मुसलमान भाइयों पर जो बुलडोजर चल ही रहा है, क्यों भाई? और जो बुलडोजर चल रहा है आतंकवादी बनाया जा रहा है। अगर कुंभ में उन्होंने तो योगी ने पहले कह दिया मुसलमान बैन है, अगर खुला होता तो पूरे कुंभ की भगदड़ में हजारों मुसलमानों को दोषी करार करके हिंदू मुस्लिम करने का काम कर दिया जाता। उन्हीं मुसलमानों ने जो भगदड़ में भागे थे, जिनके सामान वहीं छूट गए, उनको हजारों की तादाद में मुसलमानों ने इलाहाबाद में अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अपने मकानों के दरवाजे खोल दिए और उनको खाना खिलाने का काम किया। ये मुसलमान हैं। तो साथियों उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, और जो बुलडोजर चलता है तो हमारे भारत के लोग चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो तो कहते हैं भैया मोदी ने देश को बेच दिया, वो कोई बात नहीं, महंगाई चरम सीमा पर चली गई उसकी कोई बात नहीं, देश को गिरने लग दिया कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को ठीक नहीं किया। अरे मुसलमान कोई और नहीं है, तुम्हारी हिंदू व्यवस्था से गैर बराबरी से तंग आकर के पूरे सबसे ज्यादा बड़ा कन्वर्जन है। आप देख लो, यहाँ ठाकुर साहब बैठे हैं, ललौली पूरी ठाकुरों की है कि नहीं? ये कौन है भाई? जब चुनाव आता है तो बीजेपी वाले ठाकुर भेजे जाते हैं, तो फतेहपुर बहुतहार जहाँ कहीं है तो वहाँ भेजे जाते हैं। तो वहाँ के मुसलमान कहते हैं भैया वो तो ठीक कहा, हमारे परिवार आएगा, हम तुम एक हैं, लेकिन रोटी बेटी के संबंध करो तब तो कोई बात, खाली वोट लेंगे बताओ कि हम तुम एक हैं। तो साथियों मुसलमानों पे हमला हो रहा है तो बैकवर्ड को दलित को क्रिश्चियन पे हो रहा है तो हम बेखबर। तीसरा हमला किस पर हुआ? जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान की जिंदगी जीने का हक दिया है,
जिनको प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया है, जिनको आयोग से लेकर चपरासी तक सरकारी नौकरी पाने का हक 1932 में बाबा साहब ने दे दिया। दलितों का आरक्षण कब से है? 1932 में देश आजाद हो रहा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी तो बाबा साहब से कहा जाता है, बाबा साहब को आजादी से कोई लेकर देना, पूरा लेना देना था। उन्हें पता था जब 10 साल से ये राम राज्य वाली सरकार बैठी है, 10 साल से एक भी दलित को कोई नौकरी नहीं मिली, आरक्षण खत्म। जिन संवैधानिक संस्थाओं में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भर्ती होती थी, वो सब अडानी अंबानी को दे दिए गए कि नहीं? 27% आरक्षण पिछड़ों का 10 साल में कोई एक भी भर्ती। सेना को तो गिरवी रख दिया, 4 साल की अग्निवीर बना दिए। तो हमारा कहने का मतलब तीसरा हमला जिनकी 22% आबादी है, इनकी 22% दलितों की, इन पे क्या हमला हुआ? आपको पता हो, शिवकाल के लोगों को पता हो कि सन 1952 में SC/ST प्रकटन एक्ट, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1952 में बनाया गया। 1952 में SC/ST एक्ट, इसको मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए, किसके जरिए? सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST एक्ट खत्म करना। क्या पहुंच रहे कि 75 साल देश आजाद हो, अभी नहीं, इसी प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है, अब सब बराबरी आ गई है। इससे जानते हो क्या दूर की कौड़ी? वो जानते थे कि इस कदम से जैसे धारा 370 को एक फायदा नहीं है, लेकिन पूरे देश में हल्ला मचाया कि वो बड़ा इतिहास रख दिया। वैसे इससे कौन? इससे पिछड़े पर जो आधी से ज्यादा आबादी है, ये बहुत पसंद हो भैया मोदी ने कुछ किया उन्होंने किया, और ये आए दिन एक एप्लीकेशन लेके थाने में खड़े हो जाना है। अब एक थे निजात, तो पिछड़े पसंद होते देते वोट की नहीं। अब मुसलमानों के खिलाफ SC/ST लग जाता है, तो वो पसंद हो जाती, भैया ये से छुट्टी मिली। और समाजवादी पार्टी वालों को तो इलेक्शन से मिल जाता, जनता की पिटाई चाहे लोग। क्यों भाई? तो जब ये हुआ तो हुआ क्या? वो जानते थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत SC/ST खत्म करेंगे तो किसी दल के नेता की हैसियत औकात नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कमेंट पास करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तरफ से कोई नहीं बोला, कोई दल भी नहीं बोला। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दलित समाज के, बाबा साहब के मानने वाले, चाहने वाले लोगों को। उन्होंने तो समितियां गांव-गांव बनी है, कस्बों कस्बों में बनी है। अम्बेडकर समिति, कबीरपंथी समिति, आजाद जयंती के माध्यम से ये तो हमारे दलितों के महापुरुष हैं। इनके नाम पर जो समितियां बनी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर सड़कों पर उतरे, सरेआम चौराहे में सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां जलाई, ट्रेनों में आग लगाई, बसों में आग लगाई। और कानपुर वाला कोनो नंबर हो तो हिमालय गाँव में जाओ तो 108 दलित समाज के लोग पूरे देश में मारे गए। कितने मारे गए? 108। मोदी जी सोच रहे थे कि हम तो सबसे समझे कि दलितों में करंट है नहीं, लेकिन इनमें तो बड़ा करंट है। तब उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, अगर कोई पलट सकता है, बदल सकता है, तो ये हक पार्लियामेंट में है, समझ गए? फिर उन्होंने SC/ST को बहाल किया। जब ये हुआ, पहले क्रिश्चियन का हुआ तो बाकी चुप, मुसलमानों पर रोज हो रहा है तो बाकी चुप। दलितों में जब हुआ, अखबार में आया नहीं। और आधी से ज्यादा पिछड़ों की है जो बैठे हैं, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ने PDA बनाया, ये समझते इन पर तो होगा, हमारे ऊपर हिम्मत थोड़ी उनके चले।
तो अभी पिछले साल चुनाव निकाय हुआ है, नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ? सब लोग भुलक्कड़ हो, बाहर में आ नहीं रहा, कुछ नहीं पता। तो निकाय चुनाव से पहले हाई कोर्ट से एक आदेश करा दिया कि नगर पंचायत और नगर निगम में पिछड़ों के 27% की आवश्यकता नहीं है, इसे बिना 27% आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव करा दिए। जिस दिन आदेश आया, दैनिक जागरण में सबसे बड़ा अखबार है, उसने हमें टेलीफोन किया, पाल साहब हाई कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में 27% पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाए। आपका क्या कहना है? हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धन्यवाद देते हैं। सरकार को चाहिए कि आनन फानन बिना 27% आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव करा दे, ताकि जो आधी से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है ना 60%, एक हाथ सबसे ज्यादा हिंदू का बुखार चढ़ा है, ये पूरा बुखार उतर जाए। सब पैदा हो रहा है तो भैया तुम मुसलमान के साथ नहीं खड़े पिछड़े, तो मुसलमान का ठीक तो होगा, और मुसलमान के साथ दलित साथ नहीं खड़ा, दलितों के साथ खड़ा हो रहा है। ये कहने का मतलब है बारी बारी से सबकी पिटाई हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। और ये कोई हल्के पर के उससे नहीं हो रही, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जरिए, कहीं हाई कोर्ट के जरिए, उनके पास ईडी सीबीआई इनका तो है ही है, कोर्ट भी उनके पास हथियार है, तो इसलिए सबकी पिटाई हो रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा पिटाई सबकी हो रही है। क्यों पिटाई सबकी हो रही है? बाबा साहब की बात नहीं मानती। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपते समय सौंपकर सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए। उनका रसोईया कहता है बाबा साहब इस दिन से ज्यादा प्रसन्न जिंदगी में कभी नजर क्यों प्रसन्न नजर आए थे? उन्होंने कहा कि आज के बाद भारत में उनका राज होगा। हमने रानी और महतरानी के वोट की कीमत बराबर करके ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था जो थी, सीढ़ी नुमा व्यवस्था को पट करके सबको बड़ा समानता का अधिकार दे करके इस देश में किसी भी जात धर्म में पैदा आदमी को हमने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दे दिया। इतना बड़ा अधिकार धरती पर किसी ने देने का काम नहीं किया। तो हमने, लेकिन उन्होंने कहा क्या? अधिकार तो दे दिया है, अब इस देश में उनकी सरकार होगी जिनके वोट सबसे ज्यादा होगा। वोट किसके ज्यादा है? पीटीए वाले के हैं, दूसरे के हैं। क्या भाई? पीटीए वाले श्री राम सेन मानुष का पाठ कर रहे हैं, कौन भो हमें कहानी चेरी छान हो गया, कौन भो हमें कहानी ये बोल रहे हैं, रामायण का अखंड पाठ कर रहे हैं। ये अखंड का पाठ अपने कोई सी बात नहीं है। बैठे प्रधान जी कितने वाले, ये बताओ हम लोगों के पैदा होने से पहले माननीय मुलायम सिंह जी एक, बलराम सिंह एक, आग इधर उधर कोनो पेंट जके राम वर्मा अलग छोड़ो, लेकिन इस घाटमपुर आसपास के इलाके में कोई बैकवर्ड का आदमी एमपी का चुनाव लड़ेगा, विधायकी का चुनाव लड़कर जीत जाएगा, ऐसी घटना करते थे क्या? नहीं करते। सारा ये काम संकलन क्या रहा है? आदरणीय रामाचंद्र मुख्य नाम शिवनाथ की यही लड़ सकता है। क्यों भाई? सही बात। और श्याम बिहारी से हम चुनाव लड़ रहे थे 96 में, तो लोग कह रहे हो बाबू साहब मुररिया था माने
कागज ये तो भैया पंचल के बिया ही सीट है दिलाओ 96 लड़े 98 लड़े 99 लड़े और 2004 में हमने छीनी की नहीं छीनी। उनका साला कहे क्योंकि 4 बार काउंटी में आया था, साला भैया ये पाल तो बहुत जबरदस्त करो, एक बार हारो 2 बार हारो 3 बार हारो आखिर छिनाई ली है। और जब से हमने छीना है तब से ब्राह्मण के बिहाई वाली सीट का काम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब भगवान की यही बात बोल भोग हमें कहानी के ध्यान हो गए ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बताया कि जो आधी से ज्यादा आबादी आज आप समझ रहे हैं पिछड़े कि भैया अगर 80 का सर्टिफिकेट हमको मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, नौकरी आसानी से मिल जाए। अब सब 80 की लाइन में खड़े हो रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि भाई तुम्हारी हालत हमारी हालत में ज्यादा अंतर नहीं है, हम लोग बाहर के गुलाम हैं, अब तुम बखरी के अंदर के गुलाम हो। बखारी मछलियों को रखी, तुम्हारे रखियो गैया जी को आंगन में धरी, और उनका अगर नहाएगा तो बाल्टी में पानी भर के को धरी। क्या भाई गुलाम दोनों हो, कोई बाहर का गुलाम है कोई, और बाहर और भीतर वाले गुलामों में भाईचारा न बने तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम करते। देखो भगवान को हम कह रहे तो वहीं को घूमर को कोनो मौका मिले तो इन्हें बताओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये समाज 85% समाज है, लेकिन अगर इसमें भाईचारा न बनेगा तो इनकी बिगड़ी नहीं बनेगी। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब इतना छुआछात था कि सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो घुस सकता था, जानवर घुस सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत। कुआं में तो हम लोग खुदा रखा राजा हूँ पर चढ़न तो ये लोग नीचे खड़े, जब ये चढ़े तो हम नीचे खड़े। और जब प्रजापति फूंक लगा मटकी जोड़ के और पका के जब दे ले और फिर अगर वो छुई ले कुआं तो मटकी फोड़ दी जाता है। क्या भाई हाथी गलत था। तो इसलिए कहने का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये माइनॉरिटी के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछड़े का आदि आबादी अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान लोकतंत्र में आता है, ये सब इकट्ठे खान पान न करे कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी का संबंध न करे कोई बात नहीं। जैसे आज बहन सोमवती जी ने पीटीए बैठक दौलतपुरी में बाजार में लगाई, ऐसे खाली बैठना शुरू। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे। तुम्हें पता है कि बैठेंगे तो बातचीत होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी होगा, और लंबी चलेगी तो खाना पानी होगा। और अगर बैठ के लगातार चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाए, ऐसे हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जात है कि यहाँ जो नहीं जा रहे, हम सब लोग जात चला रहे हैं। आज भी हम सब लोग जात चला रहे। बाबा साहब जानते थे कि इनको अगर पढ़ने का हक मिल जाएगा, सत्ता में बैठने का हक मिल जाएगा तो बराबरी आसानी से हो जाएगी, तब इनमें जातियां टूटेंगी। तो आज जो लड़का जब हमें पढ़ने का अवसर मिला तो आगे बढ़ने का अवसर मिला, आज IAS से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब से बाबा साहब ने अधिकार दिए बताइए। पीछे से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है, किसी जात से कर रहा है, बराबर वाले से कर रहा था। तो ये पहले कास्ट थी, अब क्लास हो गए। कास्ट वो थी जब सर्वाइवल के लिए जो काम आदमी करता था वो काम ही उसकी काम बन गई। अगर अंसारी ठेका का जो कमल बिरादरी काम कर रहा वही अंसारी करो, क्या भाई बोलो अंतर थोड़ी है। कुरैशी क्या कर रहा है, तुम खटी काम कर रहा है, वो कुरैशी आज काट रहे हैं। तो बात वही है
तो बाबा साहब जानते थे कि बैठेंगे, बातचीत होगी और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और सत्ता में आने का मौका मिलेगा, तो बराबरी एजेंसियां फटेगी तो बराबरी का हो जाएगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाने का काम किया और पीडीए की ही ताकत है जो उत्तर प्रदेश में 37 सपा और 6 कांग्रेस 43 सीटें जीत करके मोदी जी के 400 पार का नारा घुटनों के बल लाने का काम किया है। किसने किया है? पीडीए ने किया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर, हम तो खैर पीडीए से बने, नहीं पीडीए तो ये लोग भाषण दे रहे, हम तो पीडीए के बने, नाखून से लेकर चोटी तक हम पीडीए हैं। हमें कोई परहेज नहीं, हमें पता है कि कोई जात ऐसी चीज है नहीं, तो इसीलिए हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र भी नहीं पूछा। मैं कभी चैलेंज के साथ करा, कोई भी दल का कोई भी नेता चैलेंज के साथ छोटी भीड़ में कह सकते हैं कि हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, जात, दल, धर्म पूछने का काम। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। आज 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा करने का काम कर दिया जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस आदमी को, अंतिम आदमी को, हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। यही पीडीए है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम ना इकट्ठे हुए तो नुकसान सबका है। क्यों भाई? अगर हम जातियों में बटे रहे, हम दलों में बटे रहे, हम धर्म में बटे रहे, तो नुकसान सबका है। इसलिए देश के उस आईन को, देश के उस संविधान को बचाने के लिए जिसने हमें पूरी धरती पर समानता का अधिकार देकर स्वर्णिम को लाने का अवसर दिया है, उसको बचाने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही तो हाथ ऊंचा करके बताओ भाई। ये लड़ाई गांव के नाली, खरंजा, मेड़, चक्रोट, ट्यूबवेल के पानी की लड़ाई नहीं है। ये हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। ये हमें इंसानियत से जीने का हक जो मिला है, वो हक कहीं खत्म हो जाए। हमें तो मोदी जी कह ही रहे 400 पार हो जाए, कह ही दिया पहले, और इसको किसके माध्यम से खत्म कराया जा रहा है आप समझो पहले। ऐसा नहीं है। एक दिन हमारा एक राजकुमार चौहान है, बैकवर्ड का आदमी है वो, तो हमसे न्यायपाल साहब कहा पीडीए की तो वहां चला रही बीजेपी, वहां सब बिरादरी के लोगों को एमपी एमएलए तो बना रही, मिनिस्टर बना रही। हमका अंतर है खाली थोड़ा सा कि उनके यहाँ वो जो आजकल में कौन दुकानों के बाहर जो स्टैचू खड़ी होती वो हटाता प्लास्टिक वाली वो डमी बाहर लगे हैं, सब बिरादरी के डमी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा मंत्री क्यों ना हो, अगर उससे समाज पर कोई आफत आए और उसकी लड़ाई लड़ने का काम आए तो उसकी हैसियत है वो समाज के हक में खड़ा हो। इसलिए उनमें हमारे बहुत अंतर है। हम लोग कहा करते हैं आने वाले समय फिर होगा, क्योंकि जाति का हमारी बिरादरी का गुंडा है तो वो चली। तो हम लोग कहा करते थे जब बसपा में कैडर देते थे तो हम लोग कहते थे कि भाई दूसरे दल वाले मानव कांसीराम साहब कहते थे
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मानव कांशीराम साहब कहते थे हम ऐसी मजबूरी देश में पैदा करना चाहते हैं तो हम लोग सिखाते थे दलित समाज के लोगों को और लोगों को कि अंतर है। जैसे सब लोग भैंसिया पालक हो, अब भैंसिया का पड़वा का वो नहीं बचा, एक आप साइज बच्चा पड़िया भले बच्चा लेकिन पड़वा मरेगा तो छपरा या भूसौगा फेंक दिया जाता है। तो ये जो दूसरे सोशल इंजीनियर कर रहे हैं इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रामनाथ कोविंद को एक देश एक चुनाव के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। किसके जरिए खत्म कराया जा रहा है? तुम्हारे आदमी के जरिए खत्म कराया जा रहा है। लोग समझे भैया बड़ा काम दे देंगे रामनाथ कोविंद का। अगर संविधान खत्म करना है तो दलित को लगा दिया गया। अब तो एक देश एक चुनाव तक कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी वास्तव में अगर पिछड़े के नाम पर देश के प्रधानमंत्री बने हो तो एक देश एक चुनाव तो ठीक है, 10 चुनाव तो इकट्ठे करा नहीं पाए उत्तर प्रदेश के, 9 अलग एक अलग। समझ गए? अगर एक करना है तो इस देश में एक देश एक शिक्षा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गरीब का बेटा अमीर का मोटा बेटा एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस में पढ़े, फिर टैलेंट पता चल जाएगा। दंतों में टैलेंट है, पिछड़ों में टैलेंट है, किसमें टैलेंट है। एक का रबड़ी मलाई पिलाई है, एक का मट्ठा नहीं मिल रहा है, बराबर कुर्सी कर लो। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने आए कि हम आपको केवल भाषण देने नहीं आए, हम आपको सजग और सतर्क करने आए कि जाति छोड़ के अब देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए अब सब लोग इकट्ठा हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पिछड़ों को पहले अमल किया था। अगर पिछड़े बाबा साहब की बात मान लेते तो आरक्षण मांगने वाले नहीं, आरक्षण देने वाले हो जाते। हमें आरक्षण की आवश्यकता, लेकिन सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई है तो पिछड़ा है। अभी मैं पार्लियामेंट के पिछले पार्लियामेंट की बात बता रहा हूँ। स्वामी प्रसाद महोदय तो मंत्री हैं, बसपा वाले 4, 6, 8 अशोक नावत भी थे, बसपा वाले सब बस्तर वाले हम चले गए हैं, उधर आए हमारे यहाँ आए, तो बस्तर प्रोडक्ट है। तो सब आए तो 6-7 थे दिल्ली हाईकोर्ट के लोग। तो मैं आओ पाल साहब अब फोरम पूरा हुआ। पार्लियामेंट ने कहा अब फोरम पूरा हुआ, पूरा खाए भैया तुम लोग सत्ता में बैठे हो, MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, हमारे आईपी ने कहा था पैदल वाले से फोरम पूरा हो गया। नहीं वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो हमने स्वामी जी से कहा था पूछ लीजिए। हम कहा स्वामी जी ये बताओ कि भाजपा रूपी डोरी में तुम दूल्हा हो कि कहाँ रहो बताओ। डोली तो है भाजपा की, लेकिन इस डोली में कहाँ हो या दूल्हा हो। अब सन्नाटा 6-7 जितने बैकवर्ड के रहे के पटेलों वाले हमका ये बता दो जरा, तो हम सबने कोरम पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ है समझ। तो ये जो भी है भारतीय जनता पार्टी में एक कहार है, इन्हें तुम्हें धोखा है कि दूल्हा है। तो इसलिए अब अगर चाहते हो कि आने वाले समय में देश का संविधान सुरक्षित रहे, किसानों की बेहतरी हो और आने वाली पीढ़ी को रोटी रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम लगे और जैसे थे वैसे स्थिति बहाल हो, तो मोदी जी ने 14 में आने के बाद अलर्ट मोड में कर दिया। आपको पता नहीं, हम लोग 8वीं हाई स्कूल में जाते थे तो PT कराई जाती रही, तो PT टीचर क्या कहता था? सावधान। तो जब से मोदी आए करें सावधान, सब अलर्ट देना, कोई बात नहीं करता जो मुकदमा लिख जाए, है कि नहीं? कुछ ऐसा न हो जाए तो हमारी जांच शुरू हो जाए। तो सावधान। और ये जब 400 पार का नारा दे रहे थे तो ये तो सावधान के बाद तुम्हें
विश्राम का नंबर न दे तब तो पारे करा दे। जब 400 पार की जगह 240 है तो विश्राम की पोजीशन में आए। अब हम बुला रहे कि बदलने में, लेकिन अगर ये दलित पिछड़े अकलियत आदि आबादी और अगले समाज के लोग हैं, हम अगले समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम समझ रहे होगा तो संविधान खत्म हो तो खाली दलित खत्म हो जाए। अरे तुम्हें भी कोई पंचायत सदस्य भी नहीं बनाएगा अगर समाज का कोई भी आदमी होगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो तुम पंचायत सदस्य नहीं बन पाओगे। तो तीसरा जो शासन है, अगर इस 27 के चुनाव या उससे पहले दोनों नायडू और नीतीश का सद्बुद्धि आ जाए और अपना सपोर्ट हटा ले तो पहले पार्लियामेंट आ सकता है, और ना है तो 27 तो है ही है। तो अगर 27 में अगर सावधान विश्राम की पोजीशन में चल रहा हो और अगर ना समझे, अगर इकट्ठे ना हुए तो तीसरा शासन बोला जाता है जैसे हजारों साल पहले थे वही पोजीशन में तुम आ जाओगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे लोगों को कहा कि जाइए, सजग करिए, सतर्क करिए, मीडिया हमारी बात कह नहीं रहा है। इसलिए गांव-गांव पंचायत लगाने का काम किया जा रहा है। तो मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात इसलिए कर समाजवादी पार्टी के लोगों से खास तौर पे कहता हूँ कि देश संकट में, संविधान संकट में दलित भी समझ रहा है, चाहे बसपाई हो और बसपा वाले काफी है, मैं जाना था ठीक से। बहन जी का मैं कहूँ कुछ नहीं कहूँ, लेकिन बहन जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी तो किसकी बदौलत बनी थी? संविधान की बदौलत। क्यों भाई? कि माँ को महंत बन गई, संविधान की बदौलत बनी थी। और जब देश में वो खुलेआम चिल्ला के कह रहे थे 400 पार तो संविधान बदल देंगे, अगर बहन जी भी आ जाती इंडिया गठबंधन में, हमारे नेता ने बड़ा दिल करके छाती लगा करके उनको 400 से 240 में लाने का काम उत्तर प्रदेश से किया। अगर बहन भी आ जाती तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में होती, मोदी सरकार नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो इसलिए मैं बसपाइयों से कहना चाहता हूँ, हम पर तो तुम्हें भरोसा है ही है। अगर संविधान रहेगा तो बहन ये पार्टी फिर भी खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर संविधान न रहा और तुम बटे फिर उड़ी इधर उधर बांटते हो, थोड़े इधर थोड़े उधर, तो निश्चित जानिए कि नुकसान सबका है। यही पीडीए के कारण हम लोग आप लोगों को समझाने आए हैं। आप सभी ने सुना है, चिंता करिए, मंथन करिए, मनन करिए और अब नाली पनाली वाली लड़ाई छोड़ के पुराने को चिन्हित करना बंद करें हमारे सपा के लोग, क्योंकि केवल लोहिया का समाजवाद नहीं है, इसमें बहुजन का अम्बेडकरवाद भी है, अब इसमें गांधी का गांधीवाद भी है। इसलिए अब चिन्हित करना बंद करो कि ये तो घोर बसपा ही रहा है, ये घोर भाजपा ही रहा है, अब घोर वाला घोर हो सकता है। तो इसलिए आप सभी को पुनः मंच की ओर से सामने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपने बहुत इंतजार किया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मीटिंग है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कानपुर आ रहे और राजीव वर्मा सोच रहे हो कि 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिल बैठे। तो इसलिए पुनः आप सभी को मंच की ओर से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।